नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जीके लाइव सेशन में। हम हरियाणा की ज्योग्राफी को कवर कर रहे थे और ज्योग्राफी हरियाणा की हम 3 क्लासेस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें मैं आपको हरियाणा के पड़ोसी और साथ के साथ हरियाणा का जो भौगोलिक परिचय है, ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ हरियाणा जो हम डिस्कस कर रहे थे, उसको आज की क्लास में मेरे बच्चों कवर करते हैं। तो ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट होगी, ओके होगी, क्लियर होगी। और पिछली क्लासेज आप लोगों ने यदि अच्छे से अटेंड की होगी तो उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के समझ में भी आई होंगी। फिर भी यदि आपका कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट के जरिए डाउट वो क्लियर करते रहिएगा, ठीक है? चलेगा, फिर स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में लास्ट हमारा जो पॉइंट था वो ये था कि डॉक्टर जसबीर सिंह एक प्रसिद्ध ज्योग्राफर हुए, जिन्होंने हरियाणा के क्षेत्रों को 8 महत्वपूर्ण भागों में बांटने का काम किया था। जिस पुस्तक के अंदर बच्चों ये 8 भागों के बारे में जानकारी दी गई, उस पुस्तक का नाम भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा उस पुस्तक का क्या था, नाम था। तो एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा पुस्तक के माध्यम से डॉक्टर जसबीर सिंह ने हरियाणा को मुख्यतः 8 भागों में बांटने का काम किया। लेकिन यदि मैं हरियाणा सरकार की बात करता हूं तो हरियाणा सरकार का जो ऑफिशियल डेटा मेरे पास है, उस ऑफिशियल डेटा के अनुसार अपना जो हरियाणा है वो मुख्यतः 5 भागों में, 5 स्थलाकृतियों में बांटा गया है। तो हम डॉक्टर जसबीर सिंह के द्वारा बांटे गए उन 8 भागों को आज की क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सारे के सारे जो बच्चे हैं वो हरियाणा का मानचित्र जो है वो मेरे साथ तैयार रखेंगे। आपको अपना हरियाणा ऐसा नजर आएगा मेरे बच्चों, ठीक है? इतना सुंदर सा आपको अपना ये हरियाणा नजर आता होगा। और ये अपने हरियाणा का बाहरी क्या है, बॉर्डर है। तो थोड़ा सा आपको ये बॉर्डर दिख नहीं रहा होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है? इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ। तो आप हरियाणा के 5-7 मानचित्र जो हैं वो दुकान से खरीद के रखें, क्योंकि ज्योग्राफी सारी की सारी मैं आपको मानचित्र के माध्यम से कवर करवाऊंगा। और मानचित्र के ऊपर कोई भी चीज़ आंखें जब आपकी देख लेगी तो बच्चों उसको आप लंबे समय तक भूल नहीं पाओगे। और हमें तैयारी करते हुए लंबे समय तक ही चीज़ों को याद रखना होता है। यह आप लोगों को पता होगा, क्योंकि सीईटी कब होगा ये किसी को नहीं पता। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त कब होगा? सारे के सारे चिल्ला तो रहे हैं अप्रैल में होगा। अप्रैल में हो जाए तो बहुत खुशी की बात होगी, ठीक है? लेकिन बच्चों हमें नहीं पता कब होगा। और जब हमें नहीं पता है तो लंबे समय तक इन बातों को याद रखना है हमें हरियाणा जीके के अंदर। तो आपको सारा का सारा काम मैप के ऊपर करना है, मानचित्र के ऊपर करना है, ठीक है? तो आप दुकान से 5-7 मानचित्र खरीद के रखिएगा। शिक्षा के अंदर कंजूसी मत कीजिएगा, कहीं 5-7 रुपए बचाने के चक्कर में तुम 5-7 नंबर ना खो दो, ठीक है? तो 5-7 नंबर हम लेंगे इस हरियाणा की ज्योग्राफी में, ठीक है? चलेगा। तो दोबारा से मैं आपको वो 8 के 8 नाम बता रहा हूं। जिस व्यक्ति की वो किताब है वो प्रसिद्ध ज्योग्राफर है डॉक्टर जसबीर सिंह। डॉक्टर जसबीर सिंह। और डॉक्टर जसबीर सिंह ने लिखी बच्चों एक किताब जिसका नाम है एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, ठीक है? तो बच्चों ये जो बुक है एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, इसी पुस्तक के माध्यम से आपको ध्यान रखना है हरियाणा को मुख्यतः कितनी स्थलाकृतियों में बांटा गया है? 8 स्थलाकृतियों में बांटा गया है। हरियाणा को कितनी स्थलाकृतियों में विभाजित किया गया है सर? 8 स्थलाकृतियों में विभाजित किया गया है, ठीक है? सर ये कौन कौन सी हैं 8 स्थलाकृतियां? तो इनमें मैंने आपको बताया था सबसे पहले शिवालिक। तो सबसे पहले हम शिवालिक को ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा भाग होगा इसमें वो होगा शिवालिक श्रेणी। बच्चों ये जो शिवालिक श्रेणी है इसी को हम आउटर हिमालय बोलते हैं। इसी को सर क्या कहा जाता है? बाह्य हिमालय कहा जाता है, आउटर हिमालय, या इसे हम
शिवालिक बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में सारी की सारी बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको समझाता हूँ कि ये क्या है और इस आउटर हिमालय की भारत के अंदर स्थिति कहाँ पे है, और भारत में अपना हरियाणा है तो फिर अपने हरियाणा में भी ये शिवालिक आया हुआ है। अब आपको इसके लिए भारत का मानचित्र देखना पड़ेगा ना। भारत का जो मानचित्र है यदि मैं आप लोगों को दिखाऊं तो मेरे बच्चों भारत का मानचित्र अपना ऐसा दिखता है। ठीक है, ये है अपने भारत का मानचित्र। और भारत के मानचित्र को भी यदि मैं हाईलाइट कर लेता हूं, देखो बच्चों, ये है अपना इतना सुंदर सा देश भारत, और इसी भारत के आप रहने वाले हो। और ये है अपने भारत का क्या बॉर्डर। और आप सभी को पता होगा कि इस पृथ्वी के ऊपर जो सबसे ऊंचा भाग है, सबसे ऊंचा जो भाग है वो बच्चों हिमालय है। ठीक है, हिमालय जो है ये पृथ्वी के ऊपर सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है, सबसे ऊंची ये रेंज है जिसे हम हिमालय रेंज बोलते हैं। और बच्चों जब ये रेंज सबसे ऊंची है तभी तो यहाँ पर आसानी से बर्फ गिरती है। क्या गिरती है? बर्फ गिरती है। और बर्फ ही बर्फ नजर आने के कारण, बर्फ ही बर्फ नजर आने के कारण इसे हम क्या बोलते हैं? बर्फ का घर बोलते हैं। और बर्फ का जो घर होगा ना बच्चों, बर्फ का घर क्या कहलाता है सर? हिमालय कहलाता है, हिमालय। ये जो मैंने लाल रंग की इस भारत के अंदर 3 रेखाएं खींची हैं, तो इन 3 रेखाओं को आप सोचिएगा तो ऊपर वाली जो रेखा है बच्चों, इसको हम ग्रेट हिमालय बोलते हैं। ग्रेट को महान भी कहा जाता है, और महान लोग हमेशा बड़े होते हैं तो इसको वृद्ध भी कहा जाता है, लार्ज भी कहा जाता है। जो धरती के ऊपर जितना ऊंचा होता चला जाएगा वहां पर उतनी ही आसानी से बच्चों टेम्परेचर आपको कम होता हुआ नजर आएगा। जब टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे चलना स्टार्ट हो जाएगा तो बर्फ गिरना शुरू हो जाएगी। तो ये पृथ्वी के ऊपर सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है। जब सबसे ऊंचा है तो यहाँ पर बच्चों सबसे ज्यादा आपको बर्फ देखने को मिलेगी। तो जिन पर्वतों के ऊपर आपको सबसे ज्यादा बर्फ देखनी हो तो आप कहाँ जाओगे? आप बर्फ के घर में जाओगे, और बर्फ का घर ही क्या कहलाता है? हिमालय। और हिमालय जो इस 3 रेखाओं के अंदर बच्चों फैला हुआ है, जो सबसे ऊंचा होगा उसे बोलते हैं वृद्ध हिमालय, लार्ज हिमालय। इसी को बोलते हैं ग्रेट हिमालय, इसी को बोलते हैं महान हिमालय, और इसी का नाम है हिमाद्री। क्या है? हिमाद्री। इसका एक और नाम है हिमाद्री। हिमाद्री का मतलब होता है जहां हिम का आदर हो। तो बर्फ का आदर कहाँ होगा? जो क्षेत्र ऊंचा होगा। जो ये बीच वाला भाग है, ये बीच वाला जो बीच में होगा उसे क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? मध्य बोलेंगे। और ये जो बीच वाला है ये बीच में ही दम तोड़ देता है। ये बीच वाला जब बीच में ही दम तोड़ देगा तो मेरे बच्चों इसको हम क्या बोल देंगे? लघु हिमालय भी बोल देंगे, मध्य या लघु हिमालय। और ये जो तीसरा भाग है हमारा नीचे बच्चों, जो यहाँ जम्मू कश्मीर से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश तक जा रहा है, इसे हम बोलते हैं बाह्य हिमालय। क्या बोलते हैं सर? बाह्य हिमालय। यानी कि हिमालय का सबसे नीचा भाग है ये। यदि आपको हिमालय से एग्जिट करना है, आपको मैदानों में आना है, तो हिमालय जब वृद्ध हिमालय है, वृद्ध हिमालय से ठीक नीचे मध्य हिमालय में आओगे, मध्य हिमालय के ठीक नीचे आप इस बाह्य हिमालय में आओगे, बाह्य हिमालय से नीचे आते ही आप हिमालय से बाहर आ जाओगे, एग्जिट कर जाओगे और आप मैदानों में प्रवेश कर जाओगे। तो बच्चों ये नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? बाह्य हिमालय कहलाता है। ठीक है, अब देखिएगा जब ये बाह्य हिमालय है तो यहाँ पर अपना हरियाणा है, तो अपने हरियाणा के अंदर भी बच्चों इसका विस्तार है। और अपने हरियाणा के अंदर इसका जो विस्तार है सर वो कहाँ पर है? अपने हरियाणा के अंदर मेरे बच्चों इसका जो विस्तार है ना वो यहाँ पर है, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर है। और ये जो है आपका, ये कौन सा हिमालय है? ये आपका है सर बाह्य हिमालय। अब इस बाह्य हिमालय के अंदर भगवान भोलेनाथ ने बसना शुरू कर दिया। भगवान भोलेनाथ कौन है बच्चों? जो महाशिवरात्रि आई, ठीक है, शिव भगवान है। तो भगवान शिव ने जब यहाँ बसना शुरू कर दिया इस क्षेत्र के अंदर, तो शिव के द्वारा बसाया गया क्षेत्र या शिव का जो इलाका है वो क्या कहलाएगा? शिवालिक कहलाएगा। इसका नाम जो शिवालिक है वो किसके कारण पड़ा है? क्योंकि ये भगवान शिव का इलाका है, और भगवान शिव का इलाका क्या कहलाएगा? शिवालिक कहलाएगा। तो यहाँ से अब हम क्वेश्चन कवर करते हैं ना। अब सबसे पहले तो हम भारत के अंदर इसकी स्थिति देखेंगे। शिवालिक जो है ना बच्चों, इसी को बाह्य हिमालय बोलते हैं। तो ये भाग किसका है? ये हिमालय श्रेणी का भाग है।
तो ये हिमालय का सबसे कम ऊंचाई वाला भाग है। पहला पॉइंट जल्दी से कॉपी के अंदर नोट करेंगे कि ये हिमालय का सबसे कम ऊंचाई वाला भाग है जिसका निर्माण सबसे बाद में हुआ। जिसका निर्माण सबसे बाद में हुआ है। तो बच्चों ये आपका हिमालय का कौन सी श्रेणी हो जाएगी? नवीनतम श्रेणी, क्योंकि जिसका निर्माण सबसे बाद में हो तो सीधी सी बात है वो कैसी श्रेणी होगी? नवीनतम श्रेणी होगी। तो हिमालय की नवीनतम श्रेणी कौन सी है? आपसे कोई पूछ ले तो आप बोलेंगे कि हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी शिवालिक है। अब बच्चों देखिएगा, जो सबसे बाद में बना होगा वो नया है, जो सबसे बाद में बना होगा वो इतना मजबूत भी नहीं हो पाया होगा, इतना कठोर भी नहीं हो पाया होगा। तो जब भी वर्षा होती है, इस शिवालिक क्षेत्र के अंदर वर्षा की बूंदें गिरती है, तो वो वर्षा का जो पानी है बच्चों शिवालिक क्षेत्र में गिरते ही इस क्षेत्र की मिट्टी को काटना शुरू कर देता है। क्यों काटना शुरू कर देता है? इसलिए काटना शुरू कर देता है क्योंकि सर ये हिमालय का सबसे बाद में बना हुआ भाग है, ये आज इतना मजबूत नहीं हो पाया है ऊपर वाले हिमालयों के कंपैरिजन में, इसलिए आज यहाँ पर जितनी भी चट्टानें हैं उन चट्टानों के अंदर जितना भी मिट्टी वाला भाग है वो इतना ठोस नहीं हो पाया है। ठीक है, और यहाँ पर वर्षा की बूंदें गिरते ही यहाँ की मिट्टी को काटना क्या कर देती है? शुरू कर देती है। जब मिट्टी कटना स्टार्ट हो जाती है मेरे बच्चों, तो उसे हम बोलते हैं मृदा अपरदन। मृदा अपरदन का मतलब है मिट्टी का कटना, सोयल एरोजन उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो मैं यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मृदा अपरदन सबसे ज्यादा हिमालय के कौन से भाग में देखने को आपको मिलेगा? आप बोलेंगे कि सर जो हिमालय का कमजोर पार्ट होगा, जो हिमालय का इतना मजबूत पार्ट अभी तक नहीं हो पाया होगा, वहीं पे मिट्टी का कटाव देखने को मिलेगा। तो इसी शिवालिक क्षेत्र के अंदर बच्चों आपका मृदा अपरदन सबसे ज्यादा होता है। मृदा अपरदन। अब मिट्टी का जो कटाव होता है वो बच्चों आपका जल की सहायता से भी हो सकता है और हवा की सहायता से भी हो सकता है। मिट्टी तो कैसे भी कट सकती है। अब बालू रेत की मैं बात करूं तो बालू रेत तो बच्चों हवा से ही कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो मिट्टी है वो बालू रेत जैसी मिट्टी नहीं है, कठोर मिट्टी है। तो बच्चों जो ये मिट्टी कटेगी ये जल से कटेगी, और जल से कटने वाली मिट्टी क्या कहलाएगी? जल अपरदन कहलाएगी। ठीक है, तो मृदा अपरदन की बात करें या जल अपरदन की बात करें, वो सबसे ज्यादा आपका इसी क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो मृदा अपरदन, जल अपरदन सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र के अंदर आपको देखने को मिलेगा? इसी क्षेत्र के अंदर मेरे बच्चों आपको देखने को मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो मृदा अपरदन मैं आपको बता रहा हूं, इस मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मृदा अपरदन को क्या कहा जाता है? रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, चलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में जो इसका विस्तार है, शिवालिक के विस्तार की बात कर रहे हैं। भारत में इसका जो विस्तार है वो आपको ध्यान रखना है, वो पश्चिम से पूर्व। पश्चिम दिशा कौन सी होती है? लेफ्ट हैंड साइड, उल्टे हाथ वाली दिशा। तो राइट हैंड दिशा कौन सी होगी? फिर पूर्व होगी। अब लेफ्ट हैंड दिशा में हम बात करें, देखिएगा ये देखना है आपको, ये तीन पट्टियां और ये जो तीन लाइनें मैंने खींची हैं, इसका लेफ्ट हैंड है जम्मू कश्मीर में और राइट हैंड है इसका अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका जो विस्तार होगा बच्चों, दिशा की बात करेंगे तो पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम बोल सकते हैं, लेकिन जब हम राज्य की बात करेंगे तो इसका विस्तार जम्मू कश्मीर से कहाँ होगा सर? अरुणाचल प्रदेश होगा, अरुणाचल प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश
राज्य तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में है बच्चों। 1600 किलोमीटर की लंबाई में है, ठीक है। 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। यदि हम शिवालिक या बाह्य हिमालय की आकृति की बात करते हैं, सर इसकी शेप कैसी है, आकृति कैसी है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी जो आकृति है वो आपको ध्यान रखना है, चाप के जैसी है। कैसी है? चाप। चाप कैसे होती है? ऐसे ही तो होती है चाप। मैथ के अंदर आप जिसे आर्क बोलते हो, और बच्चों इसे हम धनुष जैसी भी बोल सकते हैं। धनुष भी आपका आर्क के जैसा ही होता है ना, धनुष जैसी, ठीक है। तो शिवालिक की जो आकृति है भारत के अंदर वो कैसी है? धनुष जैसी। तो हरियाणा में भी आकृति कैसी होगी? धनुष जैसी होगी, ठीक है। तो ये था अपने भारत के अंदर शिवालिक की स्थिति के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम अपने हरियाणा के अंदर ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हरियाणा के अंदर ही पढ़ेंगे। यहाँ तक बातें समझ में आई? एक बार जल्दी से कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बच्चों से एक बार पूछ के मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, यहाँ तक बातें समझ में आई? फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों। चलेगा, एवरीथिंग ओके है, समझ में आ रहा है, तो आगे बढ़ेंगे फिर, है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है? हम अपने हरियाणा की बात करेंगे। हरियाणा में शिवालिक की स्थिति को देखें तो ये हरियाणा के आपको उत्तर पूर्व दिशा में नजर आएगी पहाड़ियां। तो हरियाणा के उत्तर पूर्व में शिवालिक श्रेणी का विस्तार है बच्चों। शिवालिक श्रेणी का विस्तार है, ठीक है। यदि हम बात करें तो ये हरियाणा के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर फैली हुई है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के 1.67% भाग पर मेरे बच्चों ये क्या है? फैली हुई है, ठीक है। 1.67% भाग के ऊपर ये क्या है सर? अब फैली हुई है। और ये जो 1.67% भाग है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, ये अपने हरियाणा के 3 जिलों का भाग है। तो 3 जिलों में इनका विस्तार है। और ये जो 3 जिले हैं इनके बारे में हम बात करें तो एक जिला है पंचकुला, एक जिला है आपका अंबाड़ा, और एक जिला है मेरे बच्चों यमुनानगर। एक जिला कौन सा है? यमुनानगर, ठीक है। हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो विस्तार है सबसे ज्यादा जो शिवालिक का विस्तार है वो आपको कौन से जिले में नजर आएगा? पंचकुला जिले के अंदर इसका सबसे ज्यादा विस्तार आपको नजर आएगा। बच्चों शिवालिक जो है इसकी जो औसत ऊंचाई है वो आपको ध्यान रखना है।
शिवालिक की जो औसत ऊंचाई है ये आपको ध्यान रखनी है। शिवालिक की औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है। 900 से 1200 मीटर है, ठीक है। लेकिन यदि हम अपने हरियाणा के अंदर बात करें तो हरियाणा में शिवालिक को ऊंचाई के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। हरियाणा में शिवालिक श्रेणी का जो विभाजन होगा हरियाणा में शिवालिक श्रेणी का जो विभाजन होगा वो हम किस आधार पे बात करेंगे? हम ऊंचाई के आधार पे बात करेंगे। किस आधार पे बात करेंगे? हम ऊंचाई के आधार पे बात करेंगे, ठीक है। तो हरियाणा में जो शिवालिक श्रेणी का विभाजन है ऊंचाई के आधार पे, बच्चों वो आपको ध्यान रखना है, शिवालिक को दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। इन दो भागों में बात करेंगे तो एक होगा आपका उच्च शिवालिक और एक होगा आपका निम्न शिवालिक। निम्न शिवालिक, निम्न शिवालिक। निम्न शिवालिक। उच्च जो शिवालिक है मेरे बच्चों, इसके अंतर्गत वो पहाड़ियां हरियाणा के अंदर काउंट की जाएगी जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से क्या है? अधिक है। 600 मीटर से अधिक जो पहाड़ियां शामिल होंगी वो उच्च शिवालिक का पार्ट होंगी। और मेरे बच्चों 400 मीटर से लेके 600 मीटर के बीच की जितनी भी पहाड़ियां होंगी ये सारी की सारी हरियाणा के अंदर निम्न शिवालिक का पार्ट मानी जाएंगी। निम्न शिवालिक का पार्ट मानी जाएंगे, ठीक है। हम बात करें तो हरियाणा की जो सर्वोच्च चोटी है वो शिवालिक श्रेणी का ही पार्ट है। और सर्वोच्च चोटी जो है ना मेरे बच्चों, वो आपको ध्यान रखना है, उसका नाम है करहो। करहो चोटी। और ये जो करहो चोटी है ये आपकी मोरनी पहाड़ियों का हिस्सा है। और मोरनी जो पहाड़ी है मेरे बच्चों, ये आप सभी जानते हैं हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है। पंचकुला जिले में स्थित है, ठीक है। हम बात करें इसकी हाइट की, तो एक तो इसकी हाइट जो आपको पेपरों में देखने को मिलेगी वो 1514 मीटर है। लेकिन इसकी जो एक्यूरेट हाइट है मेरे बच्चों वो 1467 मीटर है, ठीक है। बिल्कुल एक्यूरेट आंकड़े पे हम जाएं तो वो आंकड़ा है 1467 मीटर का। 1467 मीटर का। आपको पता होना चाहिए कि प्रदेश में जो सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है वो यही है। प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र, यानी कि हम भौगोलिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं बच्चों, जिला नहीं बात कर रहे। जिला तो कौन सा होगा? जिला तो अंबाला होगा। सबसे ज्यादा वर्षा कौन से जिले में होती है? अंबाला में होती है। लेकिन मैं आपसे भौगोलिक क्षेत्र जो 8 पढ़ाऊंगा उन 8 में से सबसे ज्यादा वर्षा वाला भौगोलिक क्षेत्र कौन सा होगा? शिवालिक होगा। जहां वर्षा होगी वहीं पर कौन से वन होंगे? सदाबहार वन होंगे। सदाबहार वन सबसे ज्यादा आपके कौन से क्षेत्र में है? सदाबहार वन सबसे ज्यादा
आपको बोलना है हरियाणा के इसी भौगोलिक क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा सदाबहार वन भी है। तो क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? शिवालिक क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, हम बात करें बच्चों कि जल अपर्दन सबसे ज्यादा कहाँ है? जल अपर्दन, अब वर्षा अपने शिवालिक में होती है तो वर्षा की बूंदों से यहाँ मिट्टी कटेगी, उसे बोलेंगे जल अपर्दन। तो जल अपर्दन हरियाणा में सबसे ज्यादा कहाँ होगा? यही होगा, जल अपर्दन सबसे ज्यादा यहाँ पर होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो ये हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन जो मोरनी है वो इसी शिवालिक क्षेत्र के अंदर बसा हुआ है। एकमात्र हिल स्टेशन आपको ध्यान रखना है, नाम है एकमात्र हिल स्टेशन का मोरनी। और ये मोरनी कहाँ है मेरे बच्चों? ये मोरनी है सर पंचकुला में। ठीक है, एकमात्र हिल स्टेशन मोरनी पंचकुला, ये आपका इसी में आता है। बच्चों जब मैं आपसे पूछूं कि कभी आप मोरनी गए हो तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि नहीं गए हैं। नहीं गए हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं गया हूं। यहाँ पर जब भी आप घूमने फिरने जाओगे तो मेरे बच्चों ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है, बहुत गहरी गहरी खाइयां आपको नजर आएंगी, बिल्कुल सड़क के ठीक नीचे देखोगे आपको डर भी लगेगा। ठीक है, एक हाइट के ऊपर जब आप जाओगे, सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। और जो पहली बार यहाँ नया नया जाता है ना, वो सेल्फी लेने के चक्कर में गिर जाएगा, और सेल्फी लेने के चक्कर में वो सीधा खाई में मिलेगा। और जो आदमी खाई में गया है, दुर्घटना उसके साथ हुई है, वो दुर्घटनाग्रस्त हो रखा है, तो उसके इलाज के लिए उसको हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ेगा। अब हॉस्पिटल कौन पहुंचाएगी? एम्बुलेंस पहुंचाएगी। अब एम्बुलेंस के 4 टायर होते हैं और 4 टायर वाली गाड़ी यहाँ इतनी तेज गति से दौड़ ही नहीं पाएगी जितनी तेज गति से उसको हॉस्पिटल में पहुंचाना होगा। तो फिर यहाँ पर क्या किया बच्चों? यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त होने वाले लोगों के इलाज को लेकर एक खास तौर पे एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई, और उसे हम बोलते हैं आरोग्यम। क्या बोलते हैं? आरोग्यम। तो ध्यान रखेंगे, प्रदेश में सबसे पहले, प्रदेश में सबसे पहले प्रदेश में सबसे पहले मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा, प्रदेश में सबसे पहले मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा आरोग्यम वर्ष 2017 की जो शुरुआत है बच्चों, वो इसी मोरनी क्षेत्र पंचकुला में की गई। मोरनी क्षेत्र में की गई थी, है ना। तो यहाँ पर मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई थी बच्चों। जो भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं लोग या पर्यटक, उनको तुरंत मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाने के उद्देश्य से ये एक मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई। और ये मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा कौन सी है पता है? तुम लोगों ने मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म देखी होगी ना, उसमें सर्किट होता है, और सर्किट उछल के वो संजय दत्त के बाइक में जो बैठता है ना, हाँ वो ऐसी ही एम्बुलेंस सेवा है, ध्यान रखेंगे ना। ठीक है, 3 टायरों वाली है, 4 तो नहीं है, 3 टायर हैं इसके। ठीक है, ना 2 है ना 4 है, 3 टायरों वाली एम्बुलेंस सेवा। और हरियाणा के अंदर 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा चलती है, जिसमें एक क्षेत्र है आपका मोरनी क्षेत्र और एक है गुरुग्राम क्षेत्र। जल्दी से एक बार इसको नोट कीजिएगा। तब तक मैं बच्चों चाय पीता हूँ, सुबह से क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, सुबह से क्लास ले रहा हूँ, मैं भी थक जाता हूँ। और आप लोगों की जो क्लास है ना, अब लगातार दिया करूँगा मैं। ठीक है, कंटिन्यू क्लास आप लोगों को मिलेगी बच्चों, 6 के 6 दिन आपको क्लास मिलेगी एमसीक्यू के रूप में। जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे।
चलेगा मेरे बच्चों। सेकंड पार्ट हम कवर करते हैं। शिवालिक अपना कंप्लीट हो चुका है। शिवालिक में इतनी सी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है जितनी मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक है। 3 जिलों में इसका विस्तार है, उत्तर पूर्व में इसकी स्थिति है, औसत ऊंचाई इसकी बता दी है। हरियाणा में शिवालिक श्रेणी की जो ऊंचाई के आधार पर विभाजन किया जाता है वो 2 तरीके से किया जाता है। सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है आपका जिला अंबाला है। वर्षा ज्यादा होगी वहीं पर सदाबहार वन मिलेंगे, और साड़ के वन, खैर के वन, कचनार के वन, सिंदूर का पौधा, नमक का पौधा, ठीक है, ये आपके वन आपको ज्यादातर इसी शिवालिक क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। यदि यहाँ वर्षा ज्यादा होती है तो मिट्टी का कटाव भी होगा, और मिट्टी का कटाव जब पानी से होगा तो उसे हम बोलेंगे जल अपर्दन। और पहाड़ों के ऊपर घूमने फिरने जाना है, हरियाणा में एक ही जगह है, वो है मोरनी, जो बच्चों इन्हीं शिवालिक पहाड़ियों के बीच पंचकुला जिले के अंदर बसा हुआ खूबसूरत सा पर्यटन स्थल है। और यहाँ पर फिर एक मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई, ठीक है। चलेगा, सेकंड जो हमारा पार्ट होगा वो होगा गिरिपाद मैदान। गिरिपाद मैदान मेरे बच्चों हम बात करें तो ये जो गिरी है, इस गिरी का मतलब होता है आपका पर्वत, और पाद का मतलब जो होता है ना वो होता है बच्चों पैर। मतलब अर्थ क्या होगा, पर्वत के पैर। और पैर हमेशा कौन सी दिशा में होते हैं सर, दक्षिण दिशा में होते हैं। कौन सी दिशा में होते हैं, दक्षिण दिशा में। अब देखिएगा, मैंने आप लोगों को ये शिवालिक पढ़ाया अभी, ये अभी हमने बाह्य हिमालय या शिवालिक रेंज पढ़ी, शिवालिक श्रेणी। और शिवालिक श्रेणी का मतलब है वहां पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ठीक है बच्चों। जहां पर हम शिवालिक की बात करेंगे तो शिवालिक के खत्म होते ही हम कहाँ आएंगे, मैदानों में आएंगे। और शिवालिक के खत्म होते ही सबसे पहले जो मैदान आपको देखने को मिलेंगे उन्हीं मैदानों को हम क्या बोलते हैं, गिरिपाद मैदान। यदि ये शिवालिक है तो शिवालिक के जो पैर होंगे वो नीचे की ओर होंगे, और शिवालिक के पैरों में यहाँ पर आपको बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों का जमावड़ा लगा हुआ नजर आएगा। और जिन मैदानों के अंदर, जो शिवालिक से ठीक नीचे के मैदान हैं, आपको जहां पर बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों का जमावड़ा लगा हुआ नजर आए, तो इन्हीं कंकड़ पत्थरों से बना हुआ मैदानी भाग आपका गिरिपाद कहलाता है। क्या कहलाता है, गिरिपाद कहलाता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये कंकड़ पत्थर लेके कौन आया है शिवालिक के ठीक नीचे। ये कंकड़ पत्थर लेके आए हैं जल। कौन, जल लेके आया है इनको। और जल कौन सा, नदियों का। और नदियां कौन सी, जो शिवालिक क्षेत्र से निकलती हैं। तो शिवालिक क्षेत्र से निकलते हुई जो नदियां आएंगी नीचे की ओर, तो बच्चों उनके जल की रफ्तार क्या होगी, तेज होगी। क्यों, क्योंकि ऊंचाई से नीचे की ओर जल आ रहा है, और तेज गति से बहता हुआ जल बीच में आने वाली कमजोर चट्टानों को तोड़ेगा। तो जब चट्टानें टूटेंगी तो बच्चों चट्टानें किस में बदलेंगी, कंकड़ पत्थरों में बदलेंगी। और ये जो कंकड़ पत्थर हैं दोबारा से जब पानी के द्वारा तोड़ दिए जाएंगे तो बिल्कुल चूरे में तोड़ दिए जाएंगे। और वो आपका चूरा जो होता है ना, उसे आप रेती बोलते हो। और मैं आपसे पूछूं तुम रेती कहाँ से निकालते हो, तुम बोलोगे सर हम रेती जल से निकालते हैं। वो जल किसका होता है, वो जल बच्चों नदियों का ही होता है या नहरों का होता है। तो ये जो चूरा है जिसे आप रेती बोलते हो, ये डायरेक्ट रेती तो नहीं बनी होगी। रेती से पहले ये बड़े बड़े कंकड़ पत्थर थे, बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों से पहले ये बड़ी बड़ी चट्टानें थी। और वो बड़ी बड़ी चट्टानों वाला इलाका तो शिवालिक कहलाता है। लेकिन शिवालिक के ठीक नीचे, शिवालिक के पैरों के अंदर जो मैदानी भाग शुरू होंगे, उन मैदानों के अंदर सबसे पहले शिवालिक क्षेत्र से निकलने वाली नदियों का जल अपने साथ इन कंकड़ पत्थरों को बहा के लेके आएगा। और बच्चों जब ये जल मैदानों में प्रवेश करता है, मैदानों में प्रवेश करते ही नदी के जल की रफ्तार कम हो जाती है। तो ये नदी के जल के साथ साथ जो नीचे लुढ़क के आ रहे थे बच्चों, जल की रफ्तार कम हो जाने के कारण ये आसानी से यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाते हैं। और नदियों के जल के द्वारा बहाकर लाए गए इन कंकड़ पत्थरों से निर्मित मैदान क्या कहलाएगा, गिरिपाद मैदान कहलाएगा। ठीक है, तो गिरिपाद मैदानों से हम क्वेश्चन कवर करते हैं।
तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो आपको पता होना चाहिए कि गिरिपाद मैदानों की स्थिति कौन सी है। स्थिति मैंने आपको बता दिया कि शिवालिक के पैर हैं और पैर वाली दिशा कौन सी होती है, दक्षिण होती है। तो शिवालिक श्रेणी के दक्षिण दिशा में स्थित मैदान। शिवालिक श्रेणी के दक्षिण दिशा में ये क्या है मेरे बच्चों, आपके सर स्थित मैदान है। ठीक है, हम बात करें इनका जो निर्माण है वो किससे हुआ है। निर्माण हुआ है बच्चों बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों से। निर्माण हुआ है सर किससे, बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों से। ठीक है, और ये बड़े बड़े कंकड़ पत्थर कौन लेके आया है, सर नदी का जल लेके आया है। कौन लेके आया है मेरे बच्चों, सर नदी का जल लेके आया है। सर नदी का जल लेके आया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है। हम बात करें तो ये जो गिरिपाद मैदान है इनका विस्तार हम पूछें कि हरियाणा के अंदर इनका जो विस्तार है वो तो शिवालिक के ठीक नीचे है, लेकिन विस्तार कौन से जिलों में है। तो जिन जिन जिलों में शिवालिक का विस्तार होगा उन उन जिलों के अंदर गिरिपाद मैदानों का विस्तार होगा। तो इसका जो विस्तार है वो हरियाणा के 3 जिलों में है। सर ये 3 जिले कौन से हैं, ये 3 जिले बच्चों हमने अभी पढ़े थे। एक था आपका पंचकुला, जहां जहां शिवालिक होगा वहां वहां गिरिपाद मैदान होगा, क्योंकि शिवालिक के ठीक नीचे का मैदान गिरिपाद होगा। तो पंचकुला, पंचकुला के साथ अंबाला और यमुनानगर। और बच्चों ये पूरे के पूरे जिलों में थोड़ी फैला हुआ है, ये इन जिलों का भाग होगा। तो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर इन 3 जिलों की लगभग 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में आपको गिरिपाद मैदानों का विस्तार देखने को मिलेगा। हम बात करें इनकी औसत ऊंचाई की, तो इनकी जो औसत ऊंचाई है बच्चों वो है 300 से 375। 300 से 375 मीटर, ध्यान रखेंगे। तो औसत ऊंचाई जो है ना बच्चों वो 300 से 375 मीटर इन गिरिपाद मैदानों की है। आपको ध्यान रखना है कि जिन मैदानों के अंदर बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हों, क्या प्यारे बच्चों वहां पर हल चलाया जा सकता है, नहीं चलाया जा सकता। तो मेरे बच्चों ये कैसा क्षेत्र है आपका, ये एक अनउपजाऊ क्षेत्र है, अनप्रोडक्टिव लैंड है ये आपका, अनउपजाऊ क्षेत्र है ये आपका। ठीक है, अनउपजाऊ क्षेत्र है ये आपका, एक अनप्रोडक्टिव लैंड है। उसके बाद हम बात करेंगे तो बच्चों इन मैदानों के अंदर नदियों का जो जल बहता है उस जल को चो के नाम से पुकारा जाता है। तो इन मैदानों में बहने वाला नदियों का जो जल होगा वो पहाड़ी भाषा में क्या कहलाता है, वो पहाड़ी भाषा में चो कहलाता है। क्या कहलाता है पहाड़ी भाषा में, अचो कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नदियों का जो जल होगा वो क्या कहलाएगा मेरे बच्चों, चो कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपको गिरिपाद मैदान ध्यान रखने हैं। गिरिपाद मैदानों का विस्तार ध्यान रखना है, गिरिपाद मैदान कौन से होते हैं ये ध्यान रखना है। तीसरा जो भाग था वो मैंने आपको बताया था जलोढ़ मैदान।
जल के द्वारा कोई भी चीज बहा के लाई जाएगी उसे हम जलोढ़ मैदान बोलेंगे। और नदियों के जल के साथ जो मिट्टी बहा के लाई जाती है उस मिट्टी से जिस मैदान का निर्माण होगा वो सारे के सारे मैदान आपके जलोढ़ मैदान होंगे, क्योंकि मैदानों का निर्माण मिट्टी से होगा। तो जलोढ़ मैदान कौन से होते हैं? हरियाणा के अंदर जलोढ़ मैदान उन्हें बोलेंगे जिनका निर्माण नदियों के जल के द्वारा बहाकर लाई गई, नदियों के जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से निर्मित जो आपके मैदान होंगे बच्चों, वो आपके जलोढ़ मैदान होंगे। जलोढ़ मैदानों की जो औसत ऊंचाई है ये आपको ध्यान रखनी है। और जलोढ़ मैदानों की औसत ऊंचाई है सर 220 से 280 मीटर। 220 से 280 मीटर, ठीक है। हम बात करें बच्चों तो ये जो नदियों के जल के द्वारा मिट्टी बहा के लाई गई है ये दो प्रकार की मिट्टी होगी आपकी, ठीक है। एक मिट्टी को हम बोलेंगे नवीनतम जलोढ़ मिट्टी, नवीनतम जलोढ़ मिट्टी, यानी कि जल के द्वारा जो मिट्टी बहा के लाई गई जलोढ़ मिट्टी वो दो प्रकार की होती है। एक नवीनतम जलोढ़ होगी तो मेरे प्यारे बच्चों वो एक आपकी होगी पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। अब नवीनतम जलोढ़ मिट्टी कौन सी होगी? नवीनतम जलोढ़ जो मिट्टी होगी वो होगी जो बार बार जल के साथ आएगी। और बार बार जल कौन सा होगा? जो बारहमासी नदी होगी। तो बारहमासी नदियों के जल के द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी, बारहमासी नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी क्या कहलाएगी? नवीनतम जलोढ़ मिट्टी कहलाएगी बच्चों। और नवीनतम जलोढ़ मिट्टी से बने हुए मैदान वो क्या कहलाते हैं? खाद्दर मैदान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खाद्दर मैदान कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों मिट्टी नई है, ठीक है। और नई मिट्टी जो होगी वो बार बार जल के साथ बहा के लाई जाने वाली होगी। और बार बार जो जल बहा के लाया जाता है, ये नदियां ऐसी एवरग्रीन रिवर होती हैं, बारहमासी नदियां होती हैं जो अपने जल के साथ 12 के 12 महीने मिट्टी लेके आती है। वो मिट्टी नई होगी। और उस नवीनतम जलोढ़ मिट्टी से बने हुए मैदान क्या कहलाते हैं? आपके खाद्दर कहलाते हैं, ठीक है। अब ये जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है ये कौन सी होगी? ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी वो होगी जो जल के द्वारा काफी टाइम पहले बहा के लाई गई थी, लेकिन आज उन क्षेत्रों के अंदर कोई भी बारहमासी नदी नहीं बहती है। जब उन क्षेत्रों के अंदर बारहमासी नदी नहीं बहती है तो उन क्षेत्रों की मिट्टी क्या हो चुकी है? पुरानी हो चुकी है। लेकिन मिट्टी पुरानी है, लाई तो किसके द्वारा गई थी? जल के द्वारा लाई गई थी। तो बच्चों इसीलिए इसे बोल देंगे पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बने हुए जो मैदान होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बांगर। क्या बोलते हैं बच्चों? बांगर मैदान बोलते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बने हुए मैदान बांगर मैदान कहलाते हैं, ठीक है। तो खाद्दर मैदानों का विस्तार हरियाणा में कहां होगा? यमुना नदी का क्षेत्र। यमुना नदी बारहमासी नदी है और ये बारहमासी नदी जिन जिन जिलों से गुजरेगी बच्चों, उन जिलों के अंदर जो भी आपकी मिट्टी होगी वो नई जलोढ़ मिट्टी मानी जाएगी। और नवीनतम जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ क्षेत्र क्या कहलाएगा? आपका खाद्दर। तो खाद्दर मैदान कौन से होंगे? जो यमुना नदी के समीप के मैदान होंगे। तो यमुना नदी के समीप के मैदानों को हम खाद्दर बोलेंगे। और यमुना नदी जिन जिन जिलों से गुजरेगी उन उन जिलों का नाम देकर भी आपसे पूछ सकता है कि फरीदाबाद के समीप के मैदान क्या कहलाते हैं? सोनीपत के निचले मैदान क्या कहलाते हैं? निचला ही समीप होता है। यमुनानगर के मैदान क्या कहलाते हैं? तो आप बोलेंगे खाद्दर कहलाते हैं। तो बच्चों फिर बांगर मैदान कौन से होंगे? सर बांगर मैदान होंगे जो यमुना नदी से दूर के मैदान होंगे। यमुना नदी से दूर या ऊंचे मैदान। यमुना नदी से दूर या ऊंचे मैदान क्या कहलाते हैं? बांगर कहलाते हैं, ठीक है।
ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो ये थे हमारे कौन से मैदान, जलोढ़ मैदान आपको ध्यान रखना है। और जलोढ़ मैदान दो प्रकार के होंगे, एक खादर मैदान होगा, एक बांगर मैदान होगा। खादर मैदानों की मिट्टी नई होती है, बांगर मैदानों की मिट्टी पुरानी होती है। नई मिट्टी वहां होगी जहां से कोई बारहमासी नदी गुजरती है, और हरियाणा के यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, इन 6 जिलों में बच्चों हरियाणा की एकमात्र बारहमासी नदी यमुना गुजरती है। तो इन जिलों का जो निचला क्षेत्र होगा वो कहलाएगा मेरे बच्चों खादर, और इन जिलों से जो दूर का क्षेत्र होगा वो कहलाएगा बांगर। जैसे मैं हिसार की बात करूं, जींद की बात करूं, तो इन इलाकों में कोई भी बारहमासी नदी नहीं बहती है। तो इन क्षेत्रों की मिट्टी बच्चों रोहतक, सोनीपत, इन क्षेत्रों के कंपैरिजन में पुरानी हो चुकी है। इसीलिए रोहतक के ठीक बच्चों पश्चिम दिशा वाला जो भाग आपका होगा ये सारा का सारा आपका बांगर क्षेत्र बनता चला जाएगा, और रोहतक से पूर्व की ओर का जो इलाका होगा वो नई मिट्टी का इलाका होगा, जिसे हम बोलेंगे खादर। क्या बोलेंगे? खादर। जिन मैदानों के अंदर मिट्टी नई होती है तो उस मिट्टी के अंदर ऑलरेडी पावर होती है, उसके अंदर और पावर डालने की जरूरत नहीं होती है। और पावर का मतलब है उर्वरक, फर्टिलाइजर, यूरिया, डीएपी। तो यूरिया डीएपी का इस्तेमाल कहाँ के किसान कम करेंगे? खादर मैदानों के किसान। और पुरानी यदि मिट्टी हो चुकी है तो उस मिट्टी के अंदर फसलों को उत्पादित करने के लिए हमें और यूरिया डीएपी ठोकना पड़ेगा। उर्वरकों का इस्तेमाल ज्यादा कौन से मैदानों में किया जाता है? बांगर मैदानों में किया जाता है। ठीक है। जलोढ़ मैदानों के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट 4 नंबर पे बाढ़ का मैदान। अब नाम से ही पता चल रहा है कि बाढ़ के मैदान कौन से होंगे बच्चों। नाम से ही पता चल रहा है कि जिन मैदानों के अंदर नदियों के अंदर आने वाली बाढ़ का पानी घुस जाता होगा उन्हीं मैदानों को हम क्या बोलेंगे? बाढ़ के मैदान बोलेंगे। ठीक है। तो नदियों के बाढ़ का पानी जिन मैदानों में घुसता है, नदियों के बाढ़ के पानी के द्वारा निर्मित मैदान नदियों के बाढ़ के पानी द्वारा निर्मित मैदान होते हैं ये आपके। ठीक है। तो अपने हरियाणा के अंदर ऐसी कौन सी नदियां हैं जिनके अंदर बाढ़ आ सकती है? सर एक तो यमुना है। ठीक है, यमुना है। तो आपको ध्यान रखना है कि यमुना नदी के द्वारा जो निर्मित बाढ़ के मैदान होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? यमुना नदी द्वारा बनाए गए मैदान आपके बाढ़ के मैदान ही कहलाएंगे बच्चों। जहां यमुना नदी के अंदर बाढ़ आने के कारण यमुना नदी का पानी यमुना के आसपास के निचले क्षेत्रों में घुस जाएगा, वो सारे के सारे यमुना नदी के निचले क्षेत्र बाढ़ के मैदान ही कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? बाढ़ के मैदान ही कहलाएंगे। तो बाढ़ का पानी कहाँ घुसता है? जो क्षेत्र क्या होगा? नीचा होगा। तो ये बच्चों आपका नीचा क्षेत्र होता है, ये निचले क्षेत्र होते हैं सारे के सारे। ठीक है। उसके बाद नदी जो है वो मौसमी है, लेकिन बच्चों जब वर्षा भयंकर आती है तो घग्गर नदी के अंदर भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और घग्गर नदी के द्वारा बनाए गए जो बाढ़ के मैदान हैं ठीक है, इनको हम बोलते हैं नैली। नैली। ठीक है, सिरसा वाले इन्हें नाली बोल देते हैं। तो ये नैली होता है। घग्गर की एक सहायक नदी और है जिसके अंदर पानी अच्छा खासा आता है वर्षा के समय, नाम है उसका मारकंडा। तो बच्चों मारकंडा नदी के अंदर भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और मारकंडा नदी का पानी जिन निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बन जाता है वो सारे के सारे आपके जो मैदान होंगे वो कहलाते हैं बेट। क्या कहलाते हैं? बेट। ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे? बचपन में सभी बच्चों को मार पड़ी होगी घर वालों की, किससे? बैट से। तो मार से ध्यान रखेंगे बैट। ठीक है, मार से ध्यान रखेंगे बैट। तो मारकंडा से कौन से मैदान बनेंगे? बेट मैदान बनेंगे। घग्गर नदी द्वारा कौन से मैदान बनेंगे? नैली बनेंगे। ठीक है। यमुना नदी के बाढ़ के मैदानों को बाढ़ के मैदान ही बोलते हैं। तो ये था आपका बाढ़ का मैदान, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। बाढ़ के मैदानों के बाद पांचवा जो भाग है हमारा वो है अनकाई दलदल।
अब मैं आपसे पूछूं कि दलदल कहाँ बनता है, आप बोलेंगे कि सर दलदल वहाँ बनता है जहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है। अब पानी कहाँ पे खड़ा होगा, जो क्षेत्र आसपास के क्षेत्र से क्या होगा, नीचा होगा, तो उस क्षेत्र के अंदर पानी जमा तो हो जाएगा, उस पानी की निकासी नहीं हो पाएगी, तो पानी वहाँ पड़े रह रह के बच्चों क्या बना डालेगा, दलदल बना डालेगा। और ऐसा क्षेत्र आपको कौन से जिले में नजर आएगा, सिरसा जिले के अंदर। तो आपसे पूछेगा अनकाई दलदल कौन से जिले में स्थित है, आप बोलेंगे सिरसा जिले में स्थित है। अब दलदल वहां बनेगा ना बच्चों जो क्षेत्र कम ऊंचाई वाला होगा, तो ये जो सिरसा जिले के अंदर क्षेत्र है जहां अनकाई दलदल बनता है, ये प्रदेश का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ये प्रदेश का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, ठीक है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो बच्चों हरियाणा के मैदानों की औसत ऊंचाई से भी कम है। और हरियाणा के मैदानों की औसत ऊंचाई मैंने आपको पढ़ाई 200 से 300 मीटर, इसकी औसत ऊंचाई उस औसत ऊंचाई से भी कम है, 200 मीटर से कम, 200 मीटर से कम, ठीक है। यह है आपका कौन सा पार्ट, अनकाई दलदल पार्ट, अनकाई दलदल पार्ट, ठीक है। अनकाई दलदल के बाद छठा जो आपका भाग है वो है बच्चों तरंगित मैदान। तरंगित मैदान जिन्हें हम लहरदार मैदान बोलते हैं, तरंगित मैदान जिन्हें हम लहरदार मैदान बोलते हैं, ये ऐसे मैदान होंगे जो कहीं से ऊंचे कहीं से नीचे, कहीं से ऊंचे कहीं से नीचे, उन्हीं को तो हम लहरदार बोलते हैं ना, ठीक है। ऐसे ही तो चलती है ना बच्चों लहर, ये आपकी क्या है, ये आपकी लहर ही तो है, ठीक है। इन्हीं को लहरदार प्लेन बोलते हैं। अब हम बात करेंगे तो इनकी पहचान क्या होती है, इनकी पहचान होती है कि एक तो आपको इन मैदानों के अंदर बालू रेत के टिल्ले नजर आएंगे, और बालू रेत के बीचों बीच आपको क्या नजर आएगा, पर्वत नजर आएगा, ठीक है बच्चों। बालू रेत के बीचों बीच आपको पर्वत नजर आएंगे। और इन मैदानों का जो विस्तार है वो आपको भिवानी से नजर आएगा, भिवानी से फरीदाबाद, भिवानी से फरीदाबाद आपको ऐसे ही भाग नजर आएंगे, ठीक है। सिरसा के अंदर बालू रेत तो है, फतेहाबाद के अंदर बालू रेत तो है, हिसार के अंदर बालू रेत तो है, लेकिन कोई पर्वत नहीं है। अब मैं आप लोगों को भिवानी के अंदर ले चलूं, तोशाम में ही ले चलूं मैं आप लोगों को, तो तोशाम के अंदर बालू रेत भी है, और बालू रेत के ठीक बीचों बीच आपको तोशाम की पहाड़ी, खानक की पहाड़ी, डाडम की पहाड़ी भी नजर आएगी, है ना। तो बच्चों ये सारा का सारा इलाका आपका क्या होगा, तरंगित मैदान होगा सर, तरंगित मैदान होगा। सातवां जो आपका भाग है वो है बच्चों बालू के टिब्बा युक्त मैदान, बालू के टिब्बा युक्त मैदान। इन मैदानों के अंदर आपको बालू रेत के ऊंचे ऊंचे टिल्ले नजर आएंगे, बालू रेत के क्या नजर आएंगे सर, ऊंचे टिल्ले नजर आएंगे, ठीक है। और ये जो टिल्ले हैं, इन टिल्लों की अधिकतम ऊंचाई जो होगी हरियाणा के अंदर वो 15 मीटर होगी, यानी कि ऊंचे से ऊंचा बालू रेत का टिल्ला वो आपको 15 मीटर का नजर आएगा, 15 मीटर, ठीक है। और हम बात करें इन टिल्लों की न्यूनतम ऊंचाई की, छोटे से छोटा जो टिल्ला होगा आपका वो होगा मेरे बच्चों 3 मीटर का, कितने मीटर का, 3 मीटर का, ठीक है। हम बात करें तो बावड़ियों का जो निर्माण है वो इन्हीं भागों के अंदर, या हम बात करेंगे इन्हीं मैदानों में हुआ बावड़ियों का निर्माण। बावड़ियों का निर्माण होता है वायु अपर्दन से, बालू रेत के कटने के बाद। बावड़ी का मतलब है गड्ढा होता है, जब बालू रेत ऊंचाई पे जमा है तो तेज हवाएं चलेंगी तो बालू रेत कटेगा, बालू रेत कटते ही बच्चों गड्ढा बनेगा, गड्ढे के अंदर पानी जमा होगा, और वो गड्ढा जो हवा के कटने, हवा अपर्दन से या वायु अपर्दन से बना होगा, प्राकृतिक प्रक्रिया से बना होगा, और उसके अंदर पानी भर दिया जाएगा, उसे बावड़ी बोलते हैं। तो बावड़ियों का जो निर्माण होगा वो इन्हीं मैदानों में होगा।
इसीलिए तो बच्चों बावड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? नारनौल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नारनौल को बावड़ियों का नगर कहा जाता है। ठीक है, तालाब और बावड़ियों का नगर आप पढ़ते होंगे। किसे कहा जाता है सर? बावड़ियों का नगर कहा जाता है सर नारनौल को। नारनौल को बावड़ियों का नगर कहा जाता है। ठीक है, 8वां भाग और लास्ट भाग पढ़ते हैं, मात्र 2 मिनट का भाग बचता है। उसके बाद अगली क्लास में एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे कल। और मेरे बच्चों वो 8वां जो भाग है ना, वो है आपका अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस अरावली की स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। तो अरावली जो है ना, ये हरियाणा के दक्षिण दिशा में स्थित है। इसकी जो स्थिति है वो हरियाणा के दक्षिण में स्थित है मेरे बच्चों। ठीक है, विस्तार की बात करें, विस्तार कुल क्षेत्रफल के हरियाणा का जो टोटल एरिया है 3.09% भाग पर। ठीक है बच्चों, अरावली का हरियाणा में जो नाम है वो क्या है? हरियाणा के लोग इन्हें अरावली नहीं बोलते हैं। हरियाणा में अरावली को मेवाती पहाड़ियां कहा जाता है। कौन सी पहाड़ियां? मेवाती पहाड़ियां कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। मेवाती पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है अरावली को। अरावली का हरियाणा में जो सर्वोच्च बिंदु है, अरावली का हरियाणा में, वैसे तो इसका सर्वोच्च बिंदु राजस्थान के अंदर गुरु शिखर है, लेकिन हम हरियाणा के अंदर बात कर रहे हैं। तो अरावली का हरियाणा में सर्वोच्च बिंदु आपको ध्यान रखना है। और मेरे बच्चों सर्वोच्च बिंदु है डोसी की पहाड़ी। और ये डोसी की जो पहाड़ी है ये कहाँ पर है सर? नारनौल के अंदर। अब डोसी की पहाड़ी एक ही गांव में थोड़ी फैली है, तो कई गांव में फैली हुई है। तो डोसी की पहाड़ियों के अंदर वो कौन सा गांव है जहां पर ये डोसी की पहाड़ी सबसे ऊंची है? वो गांव है डाणी कुलताजपुर। डाणी कुलताजपुर गांव। डाणी कुलताजपुर गांव में 652 मीटर ऊंची है मेरे बच्चों। ठीक है, ये जो डोसी की पहाड़ी है ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रदेश के अंदर विलुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। विलुप्त का मतलब होता है मृत। प्रदेश में विलुप्त या मृत ज्वालामुखी का मेरे बच्चों ये क्या है सर? उदाहरण है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि ऐसी पहाड़ी जो मृत ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है, आप बोलेंगे डोसी की पहाड़ी। और इसी पहाड़ी के ऊपर बैठ के चमन ऋषि ने क्या किया था? तप किया था मेरे बच्चों। तो ये जो पहाड़ी है ना, ये कौन से ऋषि का तप स्थल रही है? चमन ऋषि का तप स्थल रही है। इसी पहाड़ी पर सोमवती अमावस्या को एक बहुत बड़े मेले का भी आयोजन होता है, जिसे हम डोसी का मेला बोलते हैं। वो चमन ऋषि की याद में ही बच्चों लगाया जाता है या लगता है। ठीक है, ये जो अरावली श्रेणी है, इसी भाग के अंदर हरियाणा में सबसे ज्यादा खनिज संसाधन प्राप्त किए जाते हैं। इसी भाग में सबसे ज्यादा खनिज प्राप्त होते हैं बच्चों। तो खनिजों के लिए जाना जाता है महेंद्रगढ़। तो महेंद्रगढ़ के अंदर कौन सी पहाड़ियां हैं बच्चों? मेवाती पहाड़ियां हैं, डोसी की पहाड़ी है। ठीक है, हम बात करें तो हरियाणा के अंदर इसके अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग नाम लिए जाते हैं। लास्ट पॉइंट है बच्चों टॉपिक का। जैसे हम बात करें तो बच्चों एक पहाड़ी है तोसाम पहाड़ी। अब ये तोसाम पहाड़ी नाम इसलिए है इसका क्योंकि ये तोसाम में है, लेकिन पहाड़ी तोसाम की थोड़ी है बच्चों, पहाड़ी तो अरावली की है। तो तोसाम पहाड़ी आपसे पूछ ले कि कौन से जिले में है, तो ये तो तुम बता ही दोगे भिवानी जिले के अंदर है।
बच्चों तोशाम से ठीक पहले हिसार रोड के ऊपर एक और जगह आती है खानक। तो खानक के अंदर भी पहाड़ी है, इसे बोलते हैं खानक पहाड़ी। तो खानक पहाड़ी कहाँ है मेरे बच्चों? सर ये है भिवानी के अंदर। कहाँ है? भिवानी के अंदर। नेक्स्ट है बच्चों डाडम। डाडम गांव है बच्चों तोशाम के नज़दीक एक। तो डाडम गांव के अंदर जो पहाड़ी होगी उसे क्या बोल देंगे? डाडम पहाड़ी। ये भी आपके कौन से ज़िले में होगी? सर ये भिवानी ज़िले में होगी। और नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, लोहारू रोड के ऊपर एक गांव आता है भिवानी लोहारू रोड के ऊपर, देवसर, जहां शेरावाली माता का भव्य मंदिर भी बना हुआ है। मेरे बच्चों ये जो देवसर पहाड़ी है ना, ये देवसर गांव के अंदर है, जो भिवानी जिले का ही गांव है। ठीक है, देवसर गांव भिवानी। उसके बाद हम बात करें तो एक पहाड़ी है टांकरी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? टांकरी पहाड़ी। ये जो टांकरी नाम की पहाड़ी है ना, ये है मेरे बच्चों रेवाड़ी जिले के अंदर। कौन से जिले के अंदर है? रेवाड़ी जिले के अंदर, रेवाड़ी। और इसी टांकरी पहाड़ी के ऊपर हरियाणा पुलिस का वायरलेस रिपीटर एंटीना भी स्थापित किया गया है। हरियाणा पुलिस का वायरलेस रिपीटर एंटीना, जिससे पुलिस को सिग्नल मिलते हैं, वायरलेस रिपीटर स्थापित किया गया है ना। तोशाम पहाड़ी के ऊपर भी किया गया है मेरे बच्चों ये। तोशाम पहाड़ी के ऊपर भी ये वायरलेस रिपीटर एंटीना है। ठीक है, तो हरियाणा में ये दो पहाड़ी हैं जहां हरियाणा पुलिस ने अपना वायरलेस रिपीटर एंटीना स्थापित कर रखा है। तो आज के लिए इतना सा ही बच्चों, ये अपना टॉपिक बड़े शानदार ढंग से कंप्लीट होता है। इस टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, और कल की क्लास में फिर हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, और वो नया टॉपिक होगा ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हरियाणा। हरियाणा का अपवा तंत्र पढ़ेंगे, जिसमें सारी की सारी नदियां पढ़ेंगे, डैम पढ़ेंगे, झील पढ़ेंगे, और मेरे प्यारे बच्चों नदियों से ही निकाली गई हैं नहरें, उन नहरों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, गुड लक, आप सभी को ढेर सारा प्यार। आप लोग अब जो है डेली पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। एग्जाम आपका बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप लोग सीरियस होकर पढ़ाई को टाइम जरूर दिया करो। ठीक है, चलेगा, थैंक यू, बाय बाय, गुड लक।